समझे? अब केल्सन क्या कहते हैं, केल्सन एक थ्योरी देते हैं, प्रतिपादित करते हैं, उसका नाम रखते हैं वो केल्सन्स प्योर, मैंने उसका नाम केल्सन्स तो नहीं, मैंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोलते हैं उसको। ठीक है। अब उस प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में क्या है, उस प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में ये है, देखिए पहले तो जान लीजिए कि ई बुक था, एक किताब लिखते हैं जिसमें इसकी चर्चा करते हैं वो, समझे? और ये एक लीगल पॉजिटिविस्ट स्कूल है, जिसके ये ज्यूरिस्ट हैं। ठीक है। और इसमें दो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है, क्योंकि जिस समय ये काम हो रहा था, जिस समय ये लिख रहे थे, उस समय लॉ एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, उसको स्टैब्लिश करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, समझे? तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में केल्सन ने प्योर थियोरी ऑफ लॉ दिया। तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा हुआ होगा कि प्योर थियोरी में प्योर वर्ड क्यों आया है। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब जैसे समझिए, अब प्योर थियोरी में प्योर क्या है। तो केल्सन कहते हैं कि लॉ अपने आप में एक डिस्टिंक्ट, एक आइडियोसिंक्रेटिक, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखने वाला, अपनी आइडेंटिटी को एक्सपैंड करने वाला, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, जिसका नेचुरल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इसमें पहला जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठा था कि भाई हम लॉ किस चीज़ को मानेंगे, और क्या चीज़ होगा जो लॉ की परिधि में नहीं आएगा। ठीक है। तो नो लॉ वर्सेस लॉ की एक बात आई। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और देख, उसमें उसमें ग्रैंड नॉर्म दिया हुआ है। उस उसमें ग्रैंड नॉर्म दिया हुआ है। हाँ, तो ग्रैंड नॉर्म का डेफिनेशन पढ़िए आप, क्या लिखा है। ना प्योर थ्योरी, पॉजिटिव लॉ और आस्टिन, थोड़ा थोड़ा क्लोन कर दो। देखिए, बस आप इतना ही समझिए कि प्योर थ्योरी यही कहती है कि जो What is and what ought to be. है और जो होना चाहिए, इसके बीच का जो डिस्टिंक्शन है, उसी के बारे में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बात करता है। ठीक है। ये जो ऑस्ट्रियंस, चूंकि ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है, तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है बस यही बात करती है कि किस चीज़ को हम कानून मानेंगे, किस चीज़ को नहीं मानेंगे। उसी 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 में एक ग्रैंड नॉर्म भी आता है, जिसको एक तरह से लोग जर्मन में इसको इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है, रफली ट्रांसलेट करने पर। और इसके भी दो तीन हिस्से हैं, पर उतना मैंने आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें और पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ यही एक्सटेंशन है, प्योर थ्योरी से ही पॉजिटिव लॉ आया। पॉजिटिव लॉ तो आस्टिन, क्या? पॉजिटिव लॉ तो आस्टिन। हाँ, पॉजिटिव लॉ इसी चीज का इन लोगों को आप पॉजिटिविस्ट ही बोलते हैं। ये लीगल पॉजिटिविस्ट लोग हैं, जो कि कानून की सत्ता को एक व्यवस्था की तरह स्थापित करना चाहते हैं, एक सिस्टम की तरह स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। जब आप लॉ को डिफाइन करते हैं आर्टिकल 13 में, तो उसमें क्या लिखा है कि क्या होगा, लॉ का क्या मतलब है, रूल्स, रेगुलेशंस, सब रूल्स, ये सारी Ordinance. ऑर्डिनेंस, ये सारी Customs चीज़ें and जो हैं, rules. क्लॉज, सब क्लॉज, मैंने हाँ उसी का पार्ट है। ठीक है, वो तो मैंने, Custom and usage. कस्टम है, यूसेज है, इसको भी कंसिडर किया जाता है। तो लॉ क्या होगा, इसको डिफाइन करने वाले जो लोग थे, उनका जो एक दल था, अलग अलग जगहों पे जो इसके बारे में लिख रहे थे, वो लोग लीगल पॉजिटिविस्ट हैं। कॉमन लॉ से ज़्यादा ये लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये ब्रिटिश 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 होने के चलते इनको ज़्यादा महत्ता दी जाती है, पर बात केल्सन भी वही कर रहे हैं। ठीक है।
बस तरीका क्या है कि ये सिर्फ थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसीलिए प्योर थियोरी ऑफ लॉ की बात हो रही है। और यहाँ पे एक तरफ जब आप बेंथम की बात करते हैं तो लीगल पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, यानी कि थ्योरी से बढ़ के अब आप उसको एक फिलोसफी के रूप में देख रहे हैं। एनालिटिकल स्कूल ऑफ ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस। उसको आप एक एक फिनोमेना की तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो उसके पीछे इज्म जुड़ गया, लीगल पॉजिटिविज्म आ गया, वो यही है। jurisprudence is the eye of law. हाँ ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, मतलब कि बिना बिना जूरिस्प्रूडेंस के आप कानून को नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं उसका प्रारूप क्या है। देखिए, इसके लिए हम लोगों को स्कूल में लेक्चर्स के दौरान समझाया ऐसे जाता था कि अगर एक हाथी है और उसको अलग अलग तरह से, एग्जाम्पल समझा दो ना बस। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं कि एक हाथी है अगर, तो 10 तरह से अलग अलग लोग अगर आंख पर पट्टी बांध के देखे, माने उसको छूने की कोशिश करेंगे और उनको पता नहीं है कि क्या छू रहे हैं, और कहा जाए कि यही कानून है, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी को हाथी की सूंड दिख महसूस हो तो कहे कि हाथी, लॉ जो है सिलिंड्रिकल है, कुछ लोगों को रफ लगे, कुछ लोगों को ज़्यादा मोटा लगेगा, कुछ लोगों को अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन कौन कहाँ टच कर रहा है। हाँ, उसी तरह से ये लॉ को लॉ के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए, डिफाइन करने का जो एक पूरा दौर चला, एक पूरा मूवमेंट चला, ठीक है, उसी मूवमेंट को ये लोग स्पीयर हेड कर रहे थे अपने अपनी तरह से, ठीक है। कि अब बेंथम और बाकी जो लोग हैं, ठीक है, उनके साथ फायदा क्या है कि वो लोग एक स्कूल का पार्ट हो गए, पर केल्सन जो है, केल्सन इससे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, पर वो आते हैं उसी दायरे में, समझ रहे हैं। अब हम आपको स्पेसिफिक्स भी बता देते हैं इसका। जैसे देखिए, प्योर थियोरी में ये लॉ क्या है और फैक्ट क्या है, इसके बीच का डिस्टिंक्शन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई तथ्य है, वो कानून है कि नहीं है, और क्या उससे कानून किस तरह प्रभावित होगा, इसका डिस्टिंक्शन भी है। यानी कि मैंने आपको मारा, ठीक है, ये एक तथ्य हो सकता है, पर क्या मारना कानून है? समझिए हम जो कहना चाह रहे हैं, क्या ये जो एक्ट है ये अपने आप में एक लॉ है? नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि भाई कानून कैसे काम करेगा, तो कानून ऐसे काम करेगा, उसकी एक व्यवस्था होगी, प्रेसिडेंट होगा, हर एग्जाम्पल जो है अगले एग्जाम्पल के लिए एक नज़ीर बनेगा। लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। उसके अलावा अब फिर कहाँ दूसरे में तुम चले गए, सब्जेक्ट मैटर होगा। जब हम लॉ को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसको अप्लाई करने चलेंगे, तो लॉ है क्या, उसका क्या कंटेंट है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, इसी को डील करता है, इसी से डील करता है, ठीक है। अच्छा, ये लॉ एंड पॉजिटिव लॉ में हाँ, होता है कि इसको कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉ, पॉजिटिव लॉ। नेचुरल लॉ और देखिए, पॉजिटिव लॉ जो होता है वो मैन मेड लॉ है, उसको पॉजिटिव लॉ की परिधि तैयार होगी। पॉजिटिव लॉ का मतलब ही यही हुआ कि एक सिस्टम जो कि मैन मेड है, ठीक है, और उस सिस्टम को एक सेट प्रिंसिपल के अनुसार चलाया जा रहा है, उसमें रैंडमनेस नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। उसमें ये देखना पड़ेगा, जैसे आपको क्या नहीं आएगा, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रेडिशंस जो हैं उनको लॉ माना जाएगा, उनकी एंटिक्विटी क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका यूसेज क्या है, उनकी यूनिवर्सलिटी क्या है, माने वो उसकी स्वीकार्यता क्या है, क्या कोई समाज का ऐसा चाल चलन कानून कहलाने लायक है जो सर्वमान्य है, जिसमें सबका निहितार्थ जो है वो फायदेमंद है, उससे किसी का नुकसान नहीं है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, तुम पढ़ ले हैं कोलर फिलोसफी लॉ। कोलर, हाँ, स्पेलिंग बोलिए। कोलर फिलोसफी लॉ। KOHLER है क्या? ठीक है।
KOHLER चलिए कि केलर है? हाँ, कोलर नहीं हो, सोलर है। कूलर। सोलर किलो ये 1849 से 1999 तक बिजली के सिद्धांत लोगों के सामने अच्छा, सोलर अरे सोलर सेरेमनी क्या होगा, कैसे डिफाइन करिएगा आप लॉ को? तो भाई इसी का एक एक्सटेंशन वो भी है कि भाई कल्चर जो है, यानी कि कॉमन प्रैक्टिसेस जो हैं, जो नवोन्मेष लोग करते हैं ट्रेडिशन के बेसिस पे, कोई नया अगर कुछ लाते हैं, उसको क्या आप लॉ मान सकते हैं? या उसके किस हिस्से को लॉ की संज्ञा दी जा सकती है, या उसको लॉ के रूप में स्थापित किया जा सकता है? किन किन प्रैक्टिसेस में जो कि बेहतरी के लिए हैं समाज के, उनको आप लॉ मानेंगे? कल्चर किस तरह से लॉ को जन्म देता है, और लॉ किस तरह से कल्चर को फीड करता है, इसके बारे में बात करते हैं जोसेफ कोलर। उनका देखिए, ये वो स्कूल है जो ये कहता है कि लॉ जो है ना, कल्चर ट्रेडिशन से डेराइव होता है, समझ रहे हैं? और इसका पर्पस है कम्युनिटी का वेल बीइंग, ग्रेटर गुड, ठीक है? और इसमें लोगों की सोवरेनिटी होती है, यानी कि विल, कॉमन विल ऑफ द पीपल। आप इसका पॉइंट बोलिए, हमको ध्यान, इसका पॉइंट बोलिए आप। सोलर का हाँ हाँ, इसका पॉइंट बोलिए ना, हम आपको और